हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द फ्रंट वॉरियर में। फ्रेंड्स, हम लोग कल ग्रामीण परिवेश का पार्ट 1 पर पढ़ चुके थे और आज अब पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आप लोग उसी के आगे पढ़ेंगे। आगे है कृषि मूल्य आयोग। फ्रेंड्स, कृषि मूल्य आयोग जो है इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो किसानों को उनकी फसलों का उचित एवं लाभप्रद मूल्य प्रदान करना कृषि मूल्य आयोग का उद्देश्य था। अब आगे देखिए, 1985 में इनका जो कृषि मूल्य आयोग है इसका नाम 1985 ईस्वी में बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। इसको इंग्लिश में कहें तो CACP मीन्स कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइज। अब थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए इसमें जो CACP है, CACP निम्न कीमतों की घोषणा करने की सिफारिश करता है। नंबर 1 है न्यूनतम समर्थन कीमत मीन्स मिनिमम सपोर्ट प्राइज। दूसरा है वसीली कीमतें प्रोक्योरमेंट प्राइज। तीसरा है जारी कीमतें इशू प्राइज। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, इसको एक एक अलग अलग पढ़ते हैं इसको। फ्रेंड, इसमें जो है CACP, इसको देखिए, इससे पहले जो है FCI का फुल फॉर्म जान लीजिए। फ्रेंड्स, FCI का फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब देखिए जो CACP है इसका 3 पढ़े थे, एक MSP, दूसरा प्रोक्योरमेंट प्राइस, तीसरा इशू प्राइस। तो इसके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। पहला है MSP, मतलब जिन पर सरकार कृषि उत्पादों को खरीदने के लिए तैयार रहती है। मतलब सरकार जिस पैसे पर किसान द्वारा अनाज खरीदती है उसको MSP कहते हैं। और दूसरा जो है प्रोक्योरमेंट प्राइस, इसमें है जिस पर सरकार कृषकों से कृषि उत्पाद क्रय करती है, यह सामान्य MSP से ऊंचा होता है। फिर हमेशा सरकार का जो खरीदने का रहता है वो MSP से ऊपर रहता है, लेकिन MSP के बराबर ही खरीद होती है हमेशा। अब तीसरा है इशू प्राइस। ये है इसी कीमत पर FCI खाद्यान्नों की बिक्री करता है। जो ये इशू प्राइस है, इसी प्राइस पे किसान से FCI अनाज खरीदता है। अब देखिए आगे फ्रेंड्स, देखिए आगे है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक। अब ये क्या है? नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था। इसका कार्य है, अगर समिति देखिए तो शिवरमन समिति के आधार पर नाबार्ड की स्थापना हुई। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति के आधार पर हुई, तो वह होगा शिवरमन समिति के आधार पर। अब चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। फ्रेंड्स, देखिए आगे है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये सब ग्रामीण, ये जितने बैंक हैं इसकी स्थापना हुई थी कृषि को सुधारने के लिए। अब देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है इसकी स्थापना 2 जुलाई 1985 ईस्वी में हुआ। इसका कार्य ग्रामीण वित्त हेतु समर्पित संस्था। यह यूपी में स्थापित सर्वप्रथम ग्रामीण बैंक है। जो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है यह यूपी में स्थापित सर्वप्रथम ग्रामीण बैंक है। इसका 2 जगह है, एक है गोरखपुर, दूसरा मुरादाबाद। अब तीसरा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, मतलब इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल
रिसर्च। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 ईस्वी में हुई और इसका मुख्यालय मुंबई है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है इसकी स्थापना 1989 ईस्वी में, मुख्यालय लखनऊ है फ्रेंड्स। आगे चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो ICAR है यह उत्तर प्रदेश में बात करें तो इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में 1989 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। ICAR 101 हैं और कृषि विश्वविद्यालय 71 हैं। फ्रेंड्स आगे देखिए, आगे है प्रमुख कृषि विधियाँ कि जो कृषि की विधियाँ हैं कितने प्रकार की होती हैं और प्रमुख विधियों के बारे में चलिए चर्चा करते हैं। नंबर 1 है झूम कृषि, दूसरा है निर्वाहक कृषि, तीसरा है व्यापारिक कृषि, चौथा है ट्रक फार्मिंग, पांचवा सोपानी कृषि, 6 है मिश्रित कृषि, आगे है बहुफसली कृषि, उसके आगे है बागानी रोपण और अंतिम है सहकारी कृषि। अब ये कृषियाँ कौन कैसे कैसे हैं, चलिए एक एक कृषि के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो पहला आ गया है झूम कृषि। इसी कृषि को पैड़ा पद्धति भी कहते हैं। इसमें एक है क्या, इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। ये है कि यह कृषि की सबसे प्राचीन विधि है। इसको हेडिंग अंडरलाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। ये क्या है, जो झूम कृषि मीन्स पैड़ा पद्धति है, यह कृषि की सबसे प्राचीन विधि है। आगे देखिए फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत किसी विशेष स्थल की वनस्पति को काटकर या जलाकर साफ कर दिया जाता है और फिर उस पर कृषि की जाती है। फ्रेंड्स अगर कहीं पेड़ पौधे या कुछ हैं उसको काट के जला के साफ कर दिया जाता है, फिर जो जमीन होती है उसी पर कृषि किया जाता है, तो इस प्रकार की कृषि को कहते हैं झूम कृषि। आगे देखिए, इसे कर्तन या दहन प्रणाली कहते हैं। इस कृषि को कर्तन या दहन प्रणाली कहते हैं। कृषि के इस विधि से पर्यावरण को नुकसान होता है। मतलब ये जो झूम कृषि या पैड़ा पद्धति है यह बहुत ही नुकसानदायक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में, इसे अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस झूम कृषि को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है उत्तर पूर्वी राज्य। तो इस पद्धति को उत्तर पूर्वी राज्य में झूम कृषि कहते हैं। केरल में पोनम, आंध्र प्रदेश में पोडू, ओडिशा में कमान, बिंगा या धाबी, मध्य प्रदेश में वीवार, मसान, पेड़ा और पश्चिमी घाट में कुमारी, मेघालय में बोगमा और मणिपुर में कहते हैं इसको पालगू। क्या, पालगू। इस कृषि के अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम हैं। आगे देखिए, दूसरा आता है निर्वाहक कृषि। ये क्या है, यह कृषि एक पारंपरिक कृषि है। जो ये निर्वाहक कृषि है या एक पारंपरिक कृषि है, इसमें पुरानी तकनीक और उपकरणों के माध्यम से छोटे छोटे भूजोतों पर भोजन और घरेलू ज़रूरतों के लिए पशुओं की मदद से कृषि की जाती है। फ्रेंड्स तीसरा है व्यापारिक कृषि। अब ये व्यापारिक कृषि क्या है, तो ये है इस प्रकार की कृषि का उद्देश्य व्यापार हेतु फसलों का उगाया जाना है। इसमें कृषि की नई तकनीक, उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का भरपूर प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि को कहते हैं व्यापारिक कृषि। तो फ्रेंड्स आगे देखिए अब अगले कृषि के बारे में। अगली कृषि है ट्रंक फार्मिंग। अब ये ट्रंक फार्मिंग क्या है, तो फ्रेंड्स देखिए, यह व्यापारिक स्तर पर
यह व्यापारिक स्तर पर सब्जियों, फलों एवं फूलों का उत्पादन करने वाली कृषि है। आगे है सोपानी कृषि। तो यह कृषि पर्वतीय क्षेत्रों में समोच्च रेखीय खेतों में की जाती है, सोपानी कृषि को। आगे है मिश्रित कृषि। अब ये मिश्रित कृषि क्या है? तो जब एक ही स्थान या फार्म पर फसल उत्पादन क्रिया के साथ साथ पशुपालन का कार्य किया जाता है, तो इस प्रकार की कृषि को मिश्रित कृषि कहते हैं। और छठा है बहुफसली कृषि। तो एक वर्ष में किसी भूमि पर क्रमिक रूप से 2 या अधिक फसलों का उगाया जाना बहुफसली कृषि कहलाता है। आगे है बागानी या रोपण कृषि। तो इस प्रकार की खेती बागानों तथा कृषि फार्मों पर की जाती है, जैसे रबड़, चाय, कहवा, नारियल, केला आदि। आगे है सहकारी कृषि। अब ये सहकारी कृषि है, इसको समझते हैं चलिए। तो इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति आपस में मिलकर व्यापारिक संगठन बनाकर कृषि करते हैं। जो सहकारी कृषि है इसमें इसके अंतर्गत व्यक्ति आपस में मिलकर व्यापारिक संगठन बनाकर कृषि करते हैं। नोट देखिए, समानांतर फसल के अंतर्गत एक ही भूमि पर 2 भिन्न विकास प्रवृत्ति वाली फसलें उगाई जाती हैं, जैसे गेहूं और सरसों। फ्रेंड्स, चौधरी चरण सिंह ने सहकारी कृषि के विरोध में थे। जो सहकारी कृषि है इसके विरोध में चौधरी चरण सिंह थे। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको हमारा और भी वीडियो मिलता रहे। फ्रेंड्स, आगे देखिए सस्य गहनता। अब ये सस्य गहनता क्या है? फ्रेंड्स, सस्य गहनता या फसल गहनता, सस्य गहनता को ही फसल गहनता भी कहते हैं। यह है सस्य गहनता या फसल गहनता का अर्थ एक ही खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या मतलब बारंबारता से है। अब सस्य गहनता निकाला कैसे जाता है, इसका फार्मूला देखिए। तो सस्य गहनता निकालने का फार्मूला होता है सस्य गहनता बराबर सकल फसलगत क्षेत्र बटे शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुणे 100। मतलब अतः एक वर्ष में जितनी अधिक कृषि हेतु भूमि का उपयोग होगा उसकी सस्य गहनता उतनी ही अधिक होगी। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि किन किन राज्यों में कितना ज़्यादा सस्य गहनता है। तो सस्य गहनता वाले राज्यों में नंबर 1 पे पंजाब है, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पर पश्चिम बंगाल। और अगर भारत की बात करें तो वर्तमान में भारत में सस्य गहनता 142% है। कितना है फ्रेंड्स? 142%। चलिए फ्रेंड्स आगे है, आगे बात करते हैं कि भूमि के प्रकार के बारे में। तो भूमि के प्रकार नंबर 1 है कृषीय भूमि, दूसरा है परती भूमि, तीसरा है बंजर भूमि। तो ये क्या है? देखिए फ्रेंड्स, कृषि भूमि। कृषि भूमि में इसके अंतर्गत शुद्ध बोया गया क्षेत्र एवं परती भूमि दोनों को शामिल किया जाता है। मतलब जहाँ पे जिस खेत में बोया जाता है फसल या जो उपजाऊ भूमि पड़ती है उसको कृषि भूमि कहते हैं। दूसरा है परती भूमि। इसमें वह भूमि जिसमें 1 वर्ष तक कोई फसल नहीं उगाई गई। अगर किसी ज़मीन पर 1 से 5 वर्ष तक कोई भी फसल उगाई नहीं गई तो ऐसी भूमि को परती भूमि कहते हैं। तीसरा है बंजर भूमि। तो वह भूमि जो किसी कारण से कृषि योग्य न हो, मतलब जिस भूमि पर खेती न की जा सके उसे बंजर भूमि कहते हैं। आगे है फ्रेंड्स फसल विभाजन।
अब ये फसल विभाजन क्या है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। फसल विभाजन ये भी तीन फसल विभाजन के अंतर्गत 3 प्रकार की फसलों को रखा गया है। नंबर 1 खरीफ की फसल, दूसरा है रबी की फसल, तीसरा है जायद की फसल। फ्रेंड्स चलिए एक एक बात करते हैं। सबसे पहले है खरीफ की फसल। इसमें बुवाई और कटाई के आधार देखिए तो जो खरीफ की फसल है यह जून से जुलाई के बीच में बोई जाती है और इसकी कटाई सितंबर से अक्टूबर के बीच में होती है। फ्रेंड्स अगर इनकी फसलों की बात करें तो इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, कपास, मूंगफली, अरहर, तंबाकू, सोयाबीन, जूट आदि फसलें खरीफ की फसल में आती हैं। और दूसरा है रबी की फसल। तो रबी की फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है और कटाई मार्च से अप्रैल के बीच में। इसमें गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, अलसी आदि रबी की फसल हैं। और तीसरी है जायद की फसल। तो जायद की फसल की बुआई मार्च में होती है और कटाई जून में। इसका उदाहरण है तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, उड़द आदि। तो फ्रेंड्स ये समझ गए होंगे कि रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल क्या है। तो चलिए आगे एक एक की बात करते हैं। नंबर 1 है चावल। इस चावल की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए चावल को राइस कहते हैं और इसकी उत्पत्ति जो है, चावल की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया से हुई है। कहाँ से? दक्षिण पूर्व एशिया से चावल की उत्पत्ति हुई है। देश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह जो चावल है देश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, उष्णकटिबंधीय फसल। और यह जो है गेहूँ, जो चावल है यह उष्णकटिबंधीय फसल है। और इसका अगर तापमान बात करें तो इसको बोते समय इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और काटते समय 27 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। और वर्षा कितना पानी चाहिए इसको, तो 150 सेंटीमीटर पानी चाहिए इसको, मतलब 12 सेंटीमीटर हर महीने। फ्रेंड्स आगे है गहरी। फ्रेंड्स इसकी जो मिट्टी है या गहरी चीका मिट्टी है। कैसी? गहरी चीका मिट्टी। अगर सकल बोई गई भूमि के 23% क्षेत्र तथा खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। आगे है भारत में चावल के अंतर्गत आने वाला सर्वाधिक क्षेत्र 28% है। फ्रेंड्स ये सब फैक्ट हैं, ये सब याद करना पड़ेगा। अब इसकी प्रजातियों के बारे में अगर बात करें तो पूसा, बासमती एक, पूसा हो गया, बासमती एक हो गया, जया हो गया, सुगंधा, सह्याद्री, करुणा, जगन्नाथ, बरानी डीप, कृष्णा, कावेरी, हंसा, नारायण शंकर, ये सब चावल की प्रजातियां हैं। फ्रेंड्स आगे देखिए, आगे है कि चावल में कौन सा रोग लगता है। तो चावल में जो रोग लगता है उसको कहते हैं खैरा रोग। कैसा रोग फ्रेंड्स? खैरा रोग। इसकी अगर उत्पादक राज्य के बारे में बात करें तो चावल के उत्पादन में पहला राज्य है पंजाब, पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा पंजाब, तीसरा उत्तर प्रदेश। जो चावल है फ्रेंड्स, चावल की अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा पंजाब और तीसरा है उत्तर प्रदेश। आगे उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता में पंजाब पहले नंबर पे है, दूसरे पे हरियाणा और तीसरे पे तमिलनाडु। अगर फ्रेंड्स इसके क्षेत्र की बात करें कि किस राज्य में कितना ज़्यादा एरिया में यह बोया जाता है तो नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश,
2 पे पश्चिम बंगाल और तीसरे पे है ओडिशा। अब नोट देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें का नोट है कि भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की बावनी प्रजाति जया है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में जो कृषि निदेशालय है उसके द्वारा विकसित धान की बावनी प्रजाति कौन सी है, तो उसका हो जाएगा जया। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे इसमें है कि धान की कटाई करते समय धान में 10.12% नमी होनी चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, अब जो आगे है गोल्डन राइस, जो गोल्डन राइस है ये प्रजाति है, इसमें सर्वाधिक मात्रा विटामिन ए की होती है। ठीक फ्रेंड्स, गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। गोल्डन राइस सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए की होती है इसमें, और गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। आगे है चावल धुलने पर, ये सब फ्रेंड्स फैक्ट हैं, ये सब याद करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें है कि चावल धुलने पर सामान्यतः विटामिन B1 मतलब थायमीन नष्ट हो जाता है। पॉलिश करने पर भी विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। आगे है कि चावल में कार्बोहाइड्रेट 76%, प्रोटीन 6% तथा वसा 25% पाया जाता है। आगे है धान की फसल में नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु जैव उर्वरक के रूप में अजोला एवं नीली हरित शैवाल का उपयोग किया जाता है। फिर से देख लीजिए, धान की फसल में नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु जैव उर्वरक के रूप में अजोला एवं नीली हरित शैवाल का उपयोग किया जाता है। पानी के रिसाव को कम करने के लिए धान के खेत में पंख भंजन की जाती है। ठीक फ्रेंड्स, अब आज का धान हो गया, अब कल गेहूं से फ्रेंड्स बात करते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।